सो टेलर साहब का जो कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा था, सबसे पहले जिसमें आपको नजर आ रहा था द चार्ट, दैट इज द टेक्निक्स. Functional foremanship was there, differential weight system, standardization and simplification followed by work study. तो फंक्शनल फोरमैनशिप में अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंचार्जेस प्रोडक्शन एंड प्लानिंग में कौन थे, वो हो गया. डिफरेंशियल वेट सिस्टम बता दिया है कि एक पर्टिकुलर काम करेंगे तो इतना टाइम पैसा मिलेगा और पर्टिकुलर यूनिट से कम काम करेंगे तो पैसा कम मिलेगा. गुड फॉर एफिशिएंट पीपल एंड बैड फॉर कामचोर टाइप्स. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्लियर था. प्रोसेस को वर्किंग का इतना सिंपल रखिए कि कोई सेमी स्किल्ड वर्कर भी हो तो चीजों को समझ पाए. और अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन एक स्टैंडर्डाइज नहीं होगी तो मार्केट में कस्टमर का विश्वास आपके प्रोडक्ट से उठ जाएगा. ओके, तो वर्क स्टडी में हमें आज पढ़ाई करनी थी. सबसे पहला जो पार्ट है दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट, टाइम स्टडी. टाइम स्टडी का मतलब क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये प्रोडक्शन इंचार्ज पहले से एस्टिमेट कर लेगा. अगर उससे ज्यादा टाइम खपाया जा रहा है तो हम वर्कर को सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड मानेंगे. हम उसको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपना आउटपुट बढ़ाए. अभी 2 क्लास के पहले मैंने आपको एक यूट्यूब पे वीडियो दिखाया था टाटा मोटर्स का, एंड एक दिन में कितने व्हीकल्स का प्रोडक्शन दिखा रहे थे वो, अराउंड 1400 समथिंग. तो 24 घंटे की शिफ्ट में अगर 2400 व्हीकल्स बन रही हैं तो 1400 व्हीकल्स बन रही हैं तो 1 डे दैट इज 24 आवर्स हाउ मेनी मिनट्स, 1440. और लगभग 1440 व्हीकल्स भी बन रही हैं तो एक व्हीकल के बनने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट. और बच्चे बोलेंगे सर 1 मिनट में तो हम व्हीकल का दरवाजा खोल के उसमें बैठ के स्टार्ट भी नहीं कर पाते और एक दिन में 1400 व्हीकल बनवा देते हैं. भाई इनकी असेंबली लाइन पे सारा सामान बगल में पड़ा हुआ है, फिट ही तो करना है. तो जितनी तेज इनके एम्प्लॉइज काम करेंगे उतनी देर काम बढ़ जाएगा. अब इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा अब अगर रोबोटिक्स या ऑटोमेशन फैक्ट्री में लगा दिया जाए तो व्हीकल का प्रोडक्शन 2400 व्हीकल्स पर डे तक जा सकता है. कितना, 2400 व्हीकल्स. रोबोटिक्स करने में थोड़े से एम्प्लॉइज कम जरूर होंगे बट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो अगर ये एम्प्लॉइज की चिंता कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉइज को एक दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट कर देंगे कि भाई वहां उनको काम मिल जाए. बट अगर ऐसी मशीन्स लेके आए कि एम्प्लॉइज उन्हीं मशीन्स पे काम करते करते अच्छी स्किल ले लेंगे और बेटर मशीन पे काम करके हमारा जो आउटपुट होगा वो और बढ़ जाएगा. अभी मशीन में सीट लगवाने के लिए तो एम्प्लॉय चाहिए बट टायर लगाने के लिए सो कॉल्ड मशीन का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम दोनों कामों के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर लें और एम्प्लॉयज इन मशीन को मॉनिटर करें तो जो 1440 व्हीकल्स का आउटपुट है इट विल गो अप टू 24 व्हीकल्स. तो टाइम स्टडी से ये एडवांटेज मिलेगा. समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात. सो फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग, स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म द टास्क इज फिक्स्ड. अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा रियलिटी में होता भी है, बिल्कुल होता है. और फैक्ट्री में इसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, एंड देन इट इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल टाइम. तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड टाइम में इफ स्टैंडर्ड टाइम इज लेट अस से 3 मिनट्स एंड एक्चुअल टाइम टेकन इज ओनली 2 मिनट्स, तो इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल. क्या है ये फेवरेबल, ये चीज मैं आपको बता देता हूं. आप बहुत दिन बाद इसको पढ़ेंगे. इसको बोलते हैं फेवरेबल वेरिएंस. क्या बोलते हैं, तो कॉस्टिंग टेक्निक्स होती हैं फैक्ट्रीज में. कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है जो आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं और वहां पे एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस. कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब द प्रोसेस यूज्ड, द प्रिंसिपल्स यूज्ड, द मैथमेटिक्स यूज्ड टू फिक्स द टाइम टू बी टेकन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और डिलीवरिंग अ सर्विस. जब आप कॉल सेंटर पे बात करते हो बोलता है ना क्या मैं आपकी कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूं. सर वो ये नहीं बोलता क्या मैं आपकी कॉल 2 दिन के लिए होल्ड पे रख सकता हूं. नो. बाद में उन वर्कर्स का, उन टेलीकॉल ऑपरेटर्स का एनालिसिस किया जाता है कि उन्होंने कंपनी के हिसाब से 5 मिनट के कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व करना था बट उन्होंने 15 मिनट ले लिए. उस पर्सन को डिमोट कर देंगे या प्रमोट नहीं करेंगे. अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है कस्टमर को सर्व करने में तो 2 प्रॉब्लम्स हैं.
या तो उसके पास सफिशिएंट डेटा ही नहीं है जिससे वो कस्टमर को एड्रेस कर पाए, डेटा है बट वो उतनी अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा। तो स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट द बिजनेस स्टडीज सिलेबस इज 8 months, और ये 6.5 महीने में ही कंप्लीट हो गया। खुशी की बात है कि दुखी की बात है? दुख की बात भी हो सकती है, हो सकता है पूरा पढ़ाया ना गया हो, समझ में आ गया। और 8 की बजाय अगर 9 months लग गए तो हो सकता है ज्यादा पढ़ा दिया गया हो या छोड़ छोड़ के पढ़ाया गया हो छुट्टी छुट्टी लेकर। तो अगेन इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो अगर हो सकता है तो शायद मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, कंटिन्यू। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड टाइम क्यों फिक्स करेंगे? तो स्टैंडर्ड टाइम इसलिए फिक्स किया जाएगा कि भाई एम्प्लॉय काम करने पे कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा है, और अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसके अंदर हम स्किल लाएंगे ताकि वो उसी काम को कम टाइम पे कर ले। तो मान लीजिए कि अभी तक आपका कैफेटेरिया था और आप बर्गर के साथ ग्रीन चटनी सर्व करते थे, और वो चटनी सिलबट्टे से पीसी जाती थी और उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो क्या एम्प्लॉय को निकाल दिया जाए बाहर? क्या किया जाए? सिलबट्टा एक और ले आए, सिलबट्टे को बाहर निकाल दिया तो एम्प्लॉय को क्या करेंगे भाई? उसको हम मिक्सर ग्राइंडर लाके दे दें, फूड प्रोसेसर लाके दे दें ताकि काम जल्दी हो जाए। इज दैट क्लियर? आपके घर में खाना बनाने मम्मी को बड़ा टाइम लगता है क्योंकि गैस पे 2 ही बर्नर्स हैं। मम्मी ने पापा से रिक्वेस्ट की कि कितने बर्नर वाली गैस आ जाए? 4 बर्नर्स वाली। तो एक पे चावल बनेगा, एक पे दाल, एक पे सब्जी, और एक पे बेवकूफ बनेंगे आप, रोटी बनेगी ताकि खाना जल्दी बन जाए। समझ गए बच्चों? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? चलिए, मेथड स्टडी क्या होता है? आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर अकाउंटेंसी में पढ़ा था ना? सो आपने एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ा था और एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। वो 2 मेथड्स अलग थे। मान लीजिए कि यू आर गोइंग टू सेटअप अ बुटीक, अ टेलरिंग शॉप, और वहां पे आप जेंट्स कुर्ता पैजामा सिलना चाहते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं कुर्ता पहनना तब जब वो हाथ से स्टिच किया गया हो, और कुछ लोग पसंद करते हैं जब वो मशीन से स्टिच किया गया हो। पीपल आर गेटिंग इट और नॉट? मशीन की स्टिचिंग थोड़ी डिफरेंट होती है और जो हाथ से स्टिचिंग की जाएगी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसका स्टिच ही डिफरेंट नजर आएगा। जैसे आप मशीन से अगर स्टिच करेंगे कुर्ते को तो स्टिच प्रैक्टिकली शायद नजर ना आए, बट हाथ से करेंगे तो अलग तरह का होगा, वो एक अलग सो कॉल्ड डिजाइन लेके आता है, और कुछ लोग पसंद वैसा ही करते हैं। जनरली बंगाली लोग ऐसा कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, और आपको इंडिया में बंगाली टेलर ऐसे मिलेंगे जो हाथ से ही स्टिच करते हैं, वो कला उन्हीं के अंदर है, सबके अंदर नहीं है। तो अब आपको 2 बातें डिसाइड करनी है अपने टेलरिंग स्टोर में, कि हाथ से कुर्ता स्टिच करवाएंगे या मशीन से। कहां पे बच्चों कॉस्ट कम आएगी? हाथ से स्टिच करने में कम आएगी। हाथ से अगर स्टिच करवाएंगे तो एक दिन में शायद एक कुर्ता ना स्टिच हो पाए, कम से कम 2 दिन लगेगा एक कुर्ते को स्टिच होने में, और एक दिन का वो पर्सन आपसे 1,000 रुपए लेबर मांगता है, तो 2,000 तो लग गए एक कुर्ते की सिर्फ स्टिचिंग में। टेलर को अपना प्रॉफिट अलग लेना है, दुकान का खर्चा अलग निकालना है। कहेगा बाबूजी 2,500 रुपए लेंगे सिलवाई, बाबूजी कहेंगे मैं मान्यवर से खरीद लूंगा सिला सिलाया। बट मशीन की अगर स्टिचिंग होगी तो एक दिन में 20 कुर्ता सिल दिया जाएगा। तो मशीन मेड गुड्स आर चीपर एंड हैंडमेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। हैंडलूम और पारलूम आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में। तो जो हैंडलूम चलाते थे उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि या तो फैक्ट्री बंद कर दो और या तो हैंडलूम को कन्वर्ट कर लो पारलूम में। समझ में आ गया? तो पुराने जमाने में आपके घर में दादी माँ की दादी जब हुआ करती थी, सारे मसाले हाथ से पीसे जाते थे खाना बनते टाइम, और खाना बनने में टाइम बहुत ज्यादा लगता था। दिन भर लेडीज घर में खाना ही बनाती रहती थी किचन में। अब मिक्सर ग्राइंडर आ गया, मसाले आपको पिसे पिसाए मार्केट से मिल जाते हैं, तो क्या अब उतना टाइम लगता है खाना बनाने में? बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मेथड स्टडी कुछ ऐसा ही है कि हम किस तरह से स्टिचिंग करवाएं, हैंडमेड स्टिचिंग हो या मशीन मेड स्टिचिंग हो। तो बिजनेस को अगर प्रॉफिट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? उन्हीं हैंड वाले वर्कर्स को जो हाथ से स्टिच किया करते थे उनको पकड़ा दी जाए मॉडर्न स्विंग मशीन्स। एक वो कढ़ाई भी कुछ करते हैं लोग कपड़े पे, और कढ़ाई करने में काफी टाइम लगता है। कश्मीरी कढ़ाई, चिकन और मटन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हाँ चिकन का कपड़ा आता है बेसिकली। तो एक कश्मीरी कढ़ाई होती है, बड़ी डेंस होती है वो, और आप नॉर्मली उसको बस बाजू में करवाने चले जाएंगे टेलर से, जो अच्छा कारीगर होगा वो 500 700 हजार रुपए से कम नहीं लेगा। और कुर्ते में अगर गले में और बाजू में और कंधे में कढ़ाई करवानी है 4-5 हजार रुपए लपेट लेगा वो आपसे। क्यों? उसको 4-5 दिन काम करना पड़ेगा, मेहनत है बेचारे की। उसको रिड्यूस करने के लिए सिंगर वालों ने महंगी वॉशिंग मशीन तो नहीं, सिलाई मशीन ले आए हैं। तो सिलाई मशीन से भी कढ़ाई इजिली
हो जाएगी। तो जो काम 5 दिन में करता था वो टेलर अब 1 दिन में कर देगा। तो मेथड में ये 2 बातें समझ में आ गई, मेथड कुड बी मैनुअल एंड मेथड कुड बी मशीन मेड। तो मशीन मेड से काम जल्दी होगा और मैनुअल से देर में होगा। तो आपको बेस्ट टेक्निक ढूंढनी होगी, कौन सी टेक्निक आपके काम में क्वालिटी बेटर लाए और कॉस्ट को कम करे। तो अमंग द वेरियस मेथड्स वी हैव, हमको वो मेथड यूज करना है जिसमें क्वालिटी इंप्रूव होगी और कॉस्ट कम होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, तो जैसे ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, ये भी एक तरह का मेथड हो गया। मान लीजिए आपको डिबेट के लिए प्रिपेयर करना है, डिबेट के लिए प्रिपेयर करना है और 1 मिनट में आपको अपनी डिबेट या स्पीच खत्म करनी होगी, तो वो सैंड क्लॉक आती है ना, 1 मिनट के हिसाब से वो चलती है। तो व्हाट यू कैन डू, आप उसी सैंड क्लॉक को फोल्ड करके रखें और जब तक सैंड उसमें जाएगा आपको नजर भी आ रहा है, आप डिबेट में अपनी स्पीड फास्ट कर सकते हैं। तो वॉच रख सकते हैं, टाइमर वॉच रख सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स बेसिकली। आपने किसी कैफेटेरिया को अगर विजिट किया हो जहां पे सेल्फ सर्विस का सिस्टम होता है, या मैकडोनल्ड में तो ऐसा कम नजर आता है, पिज्जा हट और डोमिनोज में है, दे हैव अ नंबर डिस्प्ले सिस्टम। वो आपकी पर्ची दे देंगे बिल बना के, जब आपका नंबर डिस्प्ले होगा तब काउंटर पे आइएगा, नहीं तो भेड़िए की तरह गैया की तरह काउंटर पे भीड़ मत लगाइए, टोकन इशू होता है। ऐसे ही रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स में, रेलवे स्टेशन पे लोग लाइन पे लगे रहते थे। अब लोगों क्या करते हैं, वहां पे जाके वो रिजर्वेशन का फॉर्म लेते हैं, उसको फिल करते हैं और स्टैंपिंग करवाते हैं, और स्टैंपिंग पे एक नंबर मिल जाता है, आराम से जाके चेयर पे बैठ जाइए, जब आपका नंबर आएगा खिड़की पे आके अपनी टिकट रिजर्व करवा लीजिएगा। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग क्लॉक, जिससे लोग मॉब को इकट्ठा करने से बच सकते हैं और भीड़ भी कम होगी। डॉक्टर के यहाँ जो पर्ची लेने का सिस्टम होता है, व्हाट इज दैट? डॉक्टर ने बोला भाई आपका 725 नंबर है, 1 हफ्ते बाद नंबर आएगा। अरे रख लो वापस पर्ची, तब तक तो ये पेशेंट चल ना पाएगा, हमको किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी ये पर्ची का सिस्टम इसीलिए रखते हैं। सो प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट्स, इन सब चार्ट को हम यूज करते हैं। मैकडोनल्ड में कभी आप जाइए तो वहां पे एम्प्लॉयज के नेम के आगे स्टार रेटिंग्स होती हैं। एम्प्लॉय को पूरे महीने भर देख देख के बड़ा अच्छा लगता है और वो एफिशिएंटली काम करता है। अब मान लीजिए अगर वैसा स्टार रेटिंग चार्ट ना हो, हमें अपने बारे में सेल्फ पर्सनल अप्रेजल करने का मौका ना मिले, तो शायद इस महीने हमारी एफिशिएंसी गिर जाए और अगले महीने हम उसको फिर से बढ़ाएं। बट सामने जब नजर आ रहा है तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, हमारी एफिशिएंसी और बढ़ेगी कि हम पिछले महीने फर्स्ट रैंक पे थे, इस महीने भी हमें फर्स्ट रैंक पे ही रहना है। तो जैसे मैंने कल आपको अकाउंटेंसी क्लास में बताया था ना, एक सेल्फ चार्ट बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। फ्लो चार्ट से चीजें पढ़ने में बहुत आसान होती हैं। अपने रूम में उसको लगा लीजिएगा, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की फोटो हटा के, तो उससे हो गया दिन भर आपको कॉन्सेप्ट नजर आता रहेगा और आप बार बार उसको सेल्फ रिवाइज करते रहेंगे। तो मेथड स्टडी समझ गए चिल्ड्रन? मेथड स्टडी समझ गए? पक्का? यस सर। तो अगर एक शर्ट धोनी है, कुल एक शर्ट, क्या आप वॉशिंग मशीन ऑन करेंगे? नो, छोटी सी बकेट में, हिंदी में बाल्टी में पानी भर के उसी में धो लेंगे। बट अगर 15-20 पीस ऑफ कपड़ा धोना है, व्हाट यू विल यू डू? तब वो वॉशिंग मशीन यूज करेंगे। तो कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है, समझ में आ गया? चलिए, मोशन स्टडी। सर यहाँ पे तो घूमते रहना है हमको। मोशन स्टडी का मतलब है रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन एंड ऑल दैट व्हिच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ फिजिकल जॉब। गाड़ी के सर्विस सेंटर पे चले जाइए, अगर टूल्स बहुत दूर रखे हुए हैं, एम्प्लॉय को बार बार स्क्रू ड्राइवर, प्लास, पेचकस, सीजर लेने के लिए काफी फालतू घूमना पड़ेगा। व्हाट कुड बी द इजी वे आउट? अपने टूल बॉक्स अपने पास रखिए। तो जब आप घर में पढ़ाई के टाइम पे पढ़ने बैठे, वाटर बॉटल अपने बगल में रखिए। क्यों बगल में रखें? ताकि बार बार आपको पानी पीने के लिए रूम से बाहर ना जाना पड़े। नेसेसरी स्टेशनरी अपने पास रखें, नेसेसरी बुक्स एंड कॉपीज भी अपने पास रखें, और मोबाइल फोन जितनी दूर हो सके दूर रखें। कहां रखें सर मोबाइल फोन आपके हिसाब से? जहां पे जूते का स्टैंड होता है ना, जूते के अंदर रख दें मोबाइल फोन को, क्योंकि इस दलिद्दर की जगह इससे ऊपर की नहीं है। और अगर आप ये काम नहीं करते पढ़ने के टाइम पे, तो वही जूता अलग नंबर का आपको पड़ेगा रिजल्ट आने के बाद। तो आपको डिसाइड करना है कि मोबाइल फोन जूते के अंदर रखना है और जूता खाने से बचना है, या मोबाइल फोन अपने पास रखना है और जूते खाने से दूर नहीं रहना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये स्मार्टफोन के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको लल्लू बनाने की।
तो आपको डिसाइड करना है कि आपको स्मार्ट बनना है और फोन को लल्लू बनाना है। 2-4 घंटे के गैप के बीच में आप जाके चेक कर लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कॉल या सर का मैसेज तो नहीं आया है। वैसे नहीं आएगा अगर आपकी क्लास पूरी हो चुकी है। खोपड़े में इतनी बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? नहीं समझ में आया? समझ में आ गई बात? पक्का? तो आज से सब लोग अपना मोबाइल फोन कहां रखेंगे? शू के अंदर। अंडरस्टूड दिस? दिस इज कॉल्ड एज मोशन स्टडी, ताकि आपको अननेसेसरी मोशंस, अननेसेसरी घूमना टहलना ना करना पड़े। और कुछ बच्चे तो पढ़ेंगे, इंतजार करते हैं गेट पे कोई बेल बजाए, हम ही जाए दरवाजा खोलने, ताकि थोड़ा सा टाइम खप जाए हमारा। ओके, ऐसे लोग चौराहे पे सब्जी का ठेला लगाएंगे और फिर जिंदगी भर मोशन स्टडी करेंगे। तो जिन्होंने आज मोशन की स्टडी अननेसेसरी मोशंस को रिड्यूस करने में नहीं की, वो जिंदगी भर क्या करेंगे? मोशन करते रहेंगे, तो स्टडी नहीं कर पाएंगे। समझिए सब लोग? पक्का? तो मोशन स्टडी का बेनिफिट क्या होता है? इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मोशन कितना है। कई कई पापा आपको बोलते होंगे ना, दिन भर घूमे ही जा रहे हो, कुछ पढ़ नहीं रहे हो, जब देखो इधर से उधर, उधर से इधर। तो पापा इज डूइंग व्हाट ऑन यू? मोशन स्टडी। तो अननेसेसरी मूवमेंट्स को आप अवॉइड करिए, ताकि आपको काम की एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको नजर आता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, सर्विस सेंटर में टूल बॉक्स अपने पास रखते हैं, तो क्या किया है उनके सुपरवाइजर ने? मोशन स्टडी की है कि टूल लाने ले जाने में दिन भर में कितने मूवमेंट्स हो जाते हैं कि वो एम्प्लॉय 4 गाड़ी की सर्विसिंग कर सकता है। अगर टूल बॉक्स उसको दे दे तो 4 की जगह 6 की सर्विसिंग कर दे। इसीलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बड़ा एक कंपेल्ड सिस्टम बना हुआ है कि जो भी आपकी कॉलोनी में स्कूल होगा, वहां पे आपके एडमिशन होने का राइट पहला है। समझ में आ गया? और इसीलिए मैं भी यही सोचता हूं कि भाई बच्चे का स्कूल उसके घर से बहुत पास होना चाहिए। और जब बड़े बड़े शहरों में लोग जॉब करने जाते हैं, तो ध्यान देते हैं कि अगर ऑफिस के बगल में घर मिल जाए, चाहे रेंट थोड़ा सा ज्यादा हो, आने जाने का फ्यूल बचेगा, आने जाने का टाइम बचेगा। तो अगर वो इस बात को एनालाइज करते हैं, तो कौन सी स्टडी की है उन्होंने? मोशन स्टडी की है। समझ में आ गया? स्टॉप वॉच एंड वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स कुड बी यूज्ड। अब सर सिंबल और कलर क्या हो सकता है? फुटबॉल में जब आपको येलो कार्ड 1-2 बार दिखा दिया जाए, अब आ जाओ बेटा बाहर, अब निकल लो, बहुत तुम खेल चुके हैं। और जब आपको रेड कार्ड दिखा दिया जाए, अब तो तुम आ ही जाओ। मोशन स्टडी, तुम्हारा मोशन अब बाहर की तरफ है। समझ गया व्हाट इज मोशन स्टडी? मोशन स्टडी इज हर्ड एंड अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. टाइम स्टडी क्या होती है? सर अभी मेरा वक्त सही नहीं चल रहा है। अरे ये नहीं होती टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब कि आपको किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। थोड़ी देर पहले अभी आपने पढ़ा था ना इसको। अगर आप उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा, आप अपनी स्किल को बढ़ाइए। और आप अगर उससे कम टाइम ले रहे हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको और इंसेंटिव दिया जाएगा, और आप दूसरे लोगों को ट्रेन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बर्तन मांजने वाली भाग गई। कुछ लोगों को मैंने मैसेज किया, दे सेट की सर हम खाली नहीं है। फिर एक और नई बर्तन वाली आई, बट वो काम तो कर रही थी, टाइम बहुत लगा रही थी। तो मेरी वाइफ ने उसको किक आउट कर दिया, और अब एक दूसरी रखी गई। अब वो बर्तन बहुत तेज साफ करती है। तो मैंने घर वालों से बोला, ध्यान रखना है घर ना साफ करके चली जाए बर्तन साफ करते करते। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स बाय क्रिएटिंग टाइम अवेयरनेस। समझ में आया कि नहीं? पक्का? और क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होगा इसमें? स्टॉप वॉच। तो मान लीजिए कि आपके पास एक टीचर है जो 3 दिन में क्लास लेकर उतना सिलेबस कंप्लीट कराएगा, दूसरा 7 दिन में कंप्लीट कराएगा। किस टीचर को आप अपने लिए अच्छा मानेंगे? 7 दिन वाले को, 3 दिन वाले को? 3 दिन कुछ कहेंगे नहीं सर, 7 दिन बढ़िया सर, 7 दिन टहलने घूमने का मौका मिलेगा, तो 3 दिन वाले को आप बेटर मानेंगे। समझ गए टाइम स्टडी का मतलब बच्चों? फटीग स्टडी, काम करते करते दिमाग की बैंड बज गई सर, दिमाग की दही हो गई सर, फट गया दिमाग पूरा। फटीग स्टडी का मतलब आपको काम के बीच में प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। मान लीजिए कि स्कूल में आपके टोटल 9 पीरियड स्टडी होती है, कितने? और 7.5 पीरियड के बाद लंच ब्रेक होता है। आप टीचर से कहेंगे लीजिए टिफिन खा लीजिए, हम तो अब 1.5 पीरियड के बाद घर जाके ही खा लेंगे। तो क्या 7.5 पीरियड के बाद लंच ब्रेक होने का कोई तुक बनता है? नो। तो भाई 4 पीरियड क्लास ले लिया, फिर लंच ब्रेक हो गया, फिर 4 पीरियड प्लस 1 और पढ़ लीजिए। यस और नो? पहला पीरियड मैथ्स का था, दूसरा साइंस का, तीसरा हिस्ट्री का, चौथा सिविक्स का।
5वें पीरियड में आधी क्लास हेल्थ रूम चली गई है कि सर इतना नहीं पक सकते आप। तो भाई पहला पीरियड मैथ्स का हो गया, चलिए दूसरा साइंस का। अब थोड़ा हाथ से कभी ज्ञान हो जाए, लिटरेचर का पीरियड आ जाए। फिर अब लिटरेचर पढ़ चुके हैं, थोड़ा माइंड आपका रिलैक्स कर रहा है, लिटरेचर उतना भयंकर नहीं होता ना, हाथ से कभी सम्मेलन हो गया लिटरेचर मान लीजिए। उसके बाद भाई ज्योग्राफी तो थोड़ा पढ़ ही सकते हैं, और फिर खाने पीने का लंच ब्रेक हो गया। बट कितनों का टिफिन तो फर्स्ट ही पीरियड में खत्म हो जाता है, तो लंच ब्रेक में वो करवा चौथ का व्रत रखते हैं फिर, या चील की तरह गिद्ध की तरह घूमते रहते हैं, कहीं मुंह मारने का मौका मिल जाए, है ना। ये बेसिकली वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप भूखे भिखारी हैं, गॉट इट क्लियर, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये नहीं नहीं नहीं, वो भूखे भिखारी थे, वो खाना पहले ही खा चुके, तो बच्चा फर्स्ट पीरियड में खा लिया। कल्चर तो पेरेंट्स से ही सीखता है बच्चा, कल्चर तो पेरेंट्स से ही सीखता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अब लंच ब्रेक में आपने पौष्टिक आहार ले लिया, मम्मी ने 15 पराठे दिए थे आपको। सर 15 तो हम खाते ही नहीं, मम्मी को आपकी हरकतें पता थी ना कि पहले 5 पराठे तो आप फर्स्ट पीरियड में खा गए होंगे, लंच ब्रेक तक आपको और भूख लगी, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे आपने घर में सुबह नाश्ता किया नहीं, स्कूल चले आए, आपने रखा था करवा चौथ का व्रत, समझ में आ गया, आपने तीज का व्रत रखा था, तो इसलिए सुबह कुछ खाया नहीं, तो सेकंड पीरियड से चरना चालू, गॉट इट क्लियर। अब लंच ब्रेक में आपने बढ़िया खाना खा लिया, पौष्टिक आहार, अब इसके बाद पीरियड स्टार्ट होगा हिस्ट्री का या साइंस का, फिर उसके बाद टीचर कहेगा अब चलो लाइब्रेरी चला जाए, समझ में आ गई बात। तो स्टार्टिंग में इसीलिए थोड़े कंसंट्रेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या ना आए। इट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ स्टडी चिल्ड्रन? फटीग स्टडी। और अगर पहला पीरियड मान लीजिए लाइब्रेरी हो गया, दूसरा SUPW, तीसरा गेम्स, चौथा हेल्थ चेकअप, बच्चे डेली स्कूल जाएंगे, कभी मिस नहीं करेंगे, तो ये भी फटीग स्टडी के हिसाब से बेकार है, आपको इतना आवारा बना दिया जाएगा कि पढ़ाई लिखाई में जरा भी आपका मन नहीं लगेगा। तो फटीग स्टडी का मतलब समझ में आ गया? फटीग स्टडी का मतलब समझ में आ गया? तो आप 5 दिन 6 दिन काम करिए, फिर 1 दिन का रेस्ट। बट अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफिस हो और थर्सडे को रेस्ट मिल जाए, फिर फ्राइडे सैटरडे ऑफिस हो और संडे को रेस्ट मिल जाए, ये बेटर नहीं काम करेगा? ये बेटर काम करेगा कि नहीं? या मंडे ट्यूसडे ऑफिस हो, वेडनेसडे को छुट्टी मिल जाए, फिर थर्सडे फ्राइडे ऑफिस हो, सैटरडे को हाफ डे हो जाए, और हाफ डे छुट्टी और संडे को छुट्टी, ये भी आपकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ा देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज क्यों स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा हिंदुस्तान में खुश रहते हैं? दे हैव 5 डे वर्किंग। इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे क्यों ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं? या पुराने जमाने में आपके पापा मम्मी के पास ज्यादा अकल क्यों थी? क्योंकि वो फाइनल एग्जाम देने के बाद 20 दिन स्कूल जाते थे और 2 महीना छुट्टी मनाते थे। छुट्टी मना के नानी के घर जाऊंगा, समोसा बताशा खाऊंगा, वो काफी स्किल्स सीखते थे, गॉट इट क्लियर। वो बहुत घूमते टहलते थे, पर्यटन बहुत करते थे, टूरिज्म बहुत करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सराउंडिंग से बहुत ज्यादा एजुकेशन ले ली। बट हमारे बच्चों को तो पढ़ो 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 पढ़ो, घुस जाओ, बढ़ जाओ एकदम। इसीलिए बच्चे का इंटेलेक्ट थोड़ा सा कमजोर है आज की तारीख में। सब्जी खरीदने बच्चे जाते नहीं हैं, होली दिवाली फेस्टिवल बच्चे मनाते नहीं हैं, दिन भर गधे की तरह पढ़ेंगे और टाइम बचेगा तो पबजी और सब्जी खेलने लग जाएंगे। तो आपने कभी अपने दिमाग को खुलने का मौका दिया ही नहीं। तो कुछ बच्चे आजकल बोलते हैं आप पढ़ लिया, आप मोबाइल चलाने जा रहे हैं। अरे आपका फटीग स्टडी करिए, थोड़ा सा पढ़ लिया, दिमाग को थोड़ा सा रिफ्रेश करिए। कैसे रिफ्रेश करेंगे? कुछ पौष्टिक आहार खा लीजिए, समझ में आ गया? केला और शहद काम करेगी इसमें। कुछ आप सो कॉल्ड खेल कूद लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, ताजी हवा में सांस लीजिए, एसी की हवा में सांस मत लीजिए। सर एसी में वो PM 2.5 का बैक्टीरियल फिल्टर लगा है, एकदम ताजी हवा देता है, अरे सब पागल बनाती है कंपनियां, ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो थोड़ा सा खेलिए कूदिए, थोड़ा सा वॉक करिए, लोगों से बातचीत करिए, मोबाइल में मरने की जरूरत नहीं है। So a person will feel tired physically and mentally if she or he does not rest while working. अब लोग बोलेंगे सर पहले ही और शी लिखा था, अब शी और ही लिखा है, नारी शक्ति का डर है ये। Helpers work to regain stamina and work again with same capacity to maximize production. सरकारी एम्प्लॉइज का दिमाग क्यों बहुत तेज होता है? आधा दिन काम करते हैं, आधा दिन पॉलिटिक्स करते हैं ऑफिस में, बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अकल बहुत तेज हो जाती है उनकी। समझ में आ गया? तो आपको भी जब ऐसा लगे भाई हम 6-7 घंटा पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा हमको रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट का मतलब मोबाइल में घुसने मरने की जरूरत नहीं है, वॉक करिए, थोड़ा टेरेस पे टहल लीजिए। सर टेरेस पे पापा ने सोलर प्लांट लगा दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगल बगल टहल लीजिए, सड़क पे टहल लीजिए। सर सड़क पे ट्रक बहुत चलती है हमारे घर के आगे, तो घर के अंदर ही टहल लीजिए,
या झाड़ू पोछा थोड़ा सा कर लीजिए, तो टहल तो रहे हैं घर के अंदर, अच्छा बर्तन मान लीजिए, थोड़ा सा हॉबी मान लीजिए, थोड़ा सा स्केचिंग वगैरह कर लीजिए, मतलब रेगुलर रूटीन से थोड़ा सा हटके चलिए। समझ में आया? प्राइवेट बैंक्स के एम्प्लॉइज क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्यों इतना शुगर और डायबिटीज के शिकार हैं? क्योंकि उनका कोई प्रॉपर लंच का आहार नहीं होता है। जब उनको टाइम मिलेगा तब जाके खाना खा लेंगे। कितने बेवकूफ गधे तो शाम को 4:30 बजे खाना खाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये सब हरकतें करनी चाहिए? तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं भाई प्राइवेट कंपनी में जॉब करिए, बट अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करिए। टेक प्रॉपर फूड, टेक प्रॉपर रेस्ट। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सब लोग? पक्का? तो ये बात क्लियर हो गई ना कि काफी देर पढ़ लिए, अब रेस्ट का मतलब मोबाइल में गेम नहीं खेलना है, वो तो और आप अपने आप को इरिटेट कर रहे हैं। थोड़ा सा अगल बगल पढ़ो, सब्जी ले आइए शाम को जाके पढ़ने के 6 घंटे के बाद। समझ गए बात को? चलिए, तो अब आते हैं हमारे दूसरे अंकल, और अंकल का नाम क्या है? हेनरी फेयोल। सिमरन जी कुछ पढ़ाना चाहती हैं क्या? चलिए, हेनरी फेयोल जी का जन्म कब हुआ? 1841 में। और भगवान को कब प्यारे हो गए ये? 1925। माइनिंग इंजीनियर, मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। ये आदमी थोड़ा ज्यादा बूढ़ा टाइप का लग रहा है मेरे को। फ्रेंच रेजिडेंट थे ये। ग्रेजुएट किया इन्होंने इंजीनियरिंग में माइनिंग एकेडमी में 1880 में। 18, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। 1841 में पैदा हुए, 1880 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कितने दिन सालों के बाद? 39 ईयर्स तक से पढ़ते रहे। हमारे बच्चे तो 21-22 साल में सर बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, इसी लोग किसी लायक के नहीं होते हैं। उनके पास कोई रियल एक्सपोजर होता ही नहीं है। फाउंडेड द माइनिंग कंपनी, और ये फ्रेंच नेम है बेसिकली, एंड बिकेम इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888 एंड रिमेन्ड देयर टिल 1918। और 7 साल के बाद बैक टू पवेलियन। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले, राइटिंग्स इन्होंने अपनी बुक्स लिखी, पब्लिश्ड इन इंग्लिश एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब खेल देखिए इसने क्या किया। आप मेरे को बता सकते हैं कि हमारे FW टेलर साहब कब पैदा हुए थे? उनका जीवन काल कब से चला? 1940 में पैदा हुए थे। 1840 में पैदा हुए थे। कब हुए थे देखिए, लिखा होगा आपने, नोट्स चेक करिए, अपने नोट्स चेक करिए। टेलर साहब कब पैदा हुए थे? टेलर साहब कब पैदा हुए थे? नहीं पता? चलें पीछे? चलिए, इससे पता लग रहा है पढ़ाई में इंटरेस्ट लोगों का कितना है। चलिए कोई बात नहीं, 60-65 नंबर आ जाएंगे इस एटीट्यूड में लोगों के। सिर्फ क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता। टेलर साहब पैदा हुए थे 1856 में और मरे कब? 1915। और हमारे सो कॉल्ड हेनरी फेयोल साहब कब पैदा हुए? 1841, मतलब इनसे 15 साल पहले पैदा हुए और 10 साल बाद मरे। तो हु लिव्ड मोर? हेनरी फेयोल। अब हेनरी फेयोल साहब को बीच बीच में कहीं जरूर नजर आया होगा कि FW टेलर भी रिसर्च कर रहे हैं मैनेजमेंट में। समझ में आया? उन्होंने अब जानबूझ के अपनी किताब का नाम लिखा जनरल एंड इंडस्ट्रियल, कि भाई मेरा मैनेजमेंट टेलर से बेटर है। क्योंकि अगर वो सिर्फ जनरल मैनेजमेंट लिखते तो शायद फैक्ट्री के लोग इन्हें कभी भी अप्लॉज ना करते, कभी भी इनकी किताबों को रेफर, इनकी स्टडीज को इस्तेमाल ना करते। तो ये एक तरह के खड़ूस मेरे को लग रहे हैं। इनके अंदर कंपटीशन की भावना थी दूसरे को पीछे करने की। इन्होंने किताब का नाम क्या लिखा? जनरल एंड इंडस्ट्रियल। काम इन्होंने ज्यादातर जनरल मैनेजमेंट में किया, बट किताब का नाम क्या लिखा? जनरल एंड इंडस्ट्रियल, ताकि लोग मेरी किताब को दोनों पर्पस के लिए यूज कर लें और टेलर साहब की किताब को यूज ना करें। तो दोनों में ज्यादा सीधा कैरेक्टर किसका लग रहा है आपको? टेलर का। सीधा साधा आदमी था। क्या उसने लिखा साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक मैनेजमेंट? नो, इन्होंने लिख दिया। तो ये थोड़े श्रूड टाइप के आदमी थे, ये बनिया बुद्धि आदमी थे थोड़े। तो जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के लिए दुनिया किनको जानती है? हेनरी फेयोल को। और साइंटिफिक के लिए FW टेलर। चला जाए आगे, चला जाए। तो जरा नोट डाउन कर लीजिए इनका डेटा। लाइफ टाइम 1841 टू 1925, सुपर क्विकली। सो टेलर साहब के 14 प्रिंसिपल्स हैं। सर 14 क्यों हैं? मेरे को लग रहा है इनका राम जी के वनवास से कुछ ताल्लुक रहा होगा। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या नजर आ रहा है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन ब्रीफ में आपको छोटा छोटा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपने अपने घर में मम्मी पापा से बोला जाइए मौसी जी के बेटे की शादी है, हम घर संभाल लेंगे, हम घर
संभाल लेंगे, भाई को भी संभाल लेंगे, बहन को भी संभाल लेंगे, आप जाइए। पापा मम्मी घर के लॉकर की चाबी अभी सब आपको देके चले गए। 15 दिन बाद लौटे, घर में चोरी हो चुकी थी। आपने कहा मेरे क्या पता, मैं तो सो रहा था। समझ में आ गया? मेरे क्या पता, मैं तो सो रहा था। मम्मी ने पापा को बोला मैं आपसे पहले ही कह रही थी ये गैर जिम्मेदार टाइप के हैं। तो पापा ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एज वेल एज अथॉरिटी भी दे दी। बट अगली बार पापा मम्मी फिर जा रहे हैं शादी में, बट अब लॉकर का सारा गोल्ड जेवरात पैसा वगैरह मौसा जी के घर रखवा के गए हैं। तो उन्होंने घर की जिम्मेदारी तो आपको दे दी है बट अथॉरिटी नहीं दी, और मौसा जी के घर से भी चोरी हो गई। क्या आप जिम्मेदार हैं? नो। कहने का मतलब अगर हम किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वी कैन क्वेश्चन दैट पर्सन ओनली अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी दी है। तो मेरे पास आपने एक जिम्मेदारी दी कि कस्टमर से ऑर्डर लेके आइए, प्रोडक्ट को 15% तक डिस्काउंट में बेचने का ऑफर दे दीजिएगा। मैंने 20% डिस्काउंट पे ऑफर दिया, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, गुड सप्लाई हो गए, पेमेंट थोड़ा कम आया। द ओनर ऑफ माई कंपनी सेड आपने पैसा 20% के हिसाब से डिस्काउंट पे भेजा है, बट हमने आपको सिर्फ 15% का डिस्काउंट दिया था। ओनर बोलेगा मैंने अपने सेल्समैन को 15% तक ऑफर करने को बोला था, उसने अगर आपको ज्यादा ऑफर किया तो मेरी गलती नहीं है। कस्टमर कहेगा मेरी भी गलती नहीं है क्योंकि मैंने जैसा सुना वैसा किया। कौन 5% झेलेगा लॉस? सेल्समैन झेलेगा जो ज्यादा वहां पे बकवास करके आया था। इसको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की भाषा में बोलते हैं व्हाट? अल्ट्रा वायरस, एक्टिंग बियॉन्ड द कैपेसिटी। समझ में आ गया? तो जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उसके पास अथॉरिटी होगी तो जिम्मेदार होगा, अथॉरिटी नहीं होगी तो जिम्मेदार नहीं होगा। और अगर अथॉरिटी नहीं थी और उसने ज्यादा पटर पटर कर दिया तो नेग्लिजेंस के लिए, अल्ट्रा वायरस के लिए जिम्मेदार होगा। पक्का? बैंक मैनेजर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओपन द लॉकर, हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओपन द लॉकर। कस्टमर बैंक में गया लॉकर ओपन करने के लिए, बैंक मैनेजर ने चपरासी को चाबी दे दी, चपरासी ने लॉकर ओपन किया और उस चाबी का एक डुप्लीकेट साबुन पे छाप ले लिया और जाके कल्लू चाबी वाले से चाबी बनवा ली। समझ में आ रहा है? और अगली बार लॉकर की चाबी ओपन करके कुछ जेवरात किसी के गायब कर लिए। किसकी जिम्मेदारी होगी बच्चों? बैंक मैनेजर नपेगा, फंसेगा, एम्प्लॉई नहीं फंसेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस घर में लिए जा रहे हैं, हमेशा दादा दादी जी की चलती है और किसी से कुछ पूछा ही नहीं जाता। इट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन। एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट करवाए नहीं जाता इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर, टॉप मैनेजिंग बॉडी, बोर्ड्स, सीईओ, बोर्ड ऑफ मैनेजर्स सब मिलकर आपस में डिसाइड कर लेते हैं। रियल फील्ड में क्या चल रहा है हम जरा भी एक्सपीरियंस लेना ही नहीं चाहते। तो हो सकता है डिसीजंस गलत हो जाए, बात की बात है। इट इज नोन एज व्हाट? Centralization. But when we participate everybody in the decision making process, when we take suggestions from everybody, it is called as what? Decentralization. तो अब आप सोचेंगे मैं आपसे ये पूछूंगा व्हाट इज गुड फॉर अ मैनेजमेंट बोथ चिल्ड्रन। एम्प्लॉइज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट है, क्या हम उन्हीं से पूछेंगे? ये सेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसको डाइल्यूट कर दिया बॉटम में। तो आपके घर में एक कार आनी है और सब लोगों से राय मशवरा लिया जा रहा है, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। दादी माँ गई हुंडई के शोरूम में और वरना ऐसे 14.5 लाख रुपए गाड़ी खरीद के ले आई, किसी से ना पूछा ना कुछ, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? तो कुछ डिसीजंस सेंट्रलाइज होने चाहिए बिजनेस में और कुछ डिसेंट्रलाइज्ड। गॉट इट क्लियर? आपको जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में आप पूछिए, मैं सॉल्व करूंगा, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? मैं वही पढ़ाऊंगा जो मेरे को सिलेबस में सबसे पहले नजर आ रहा है, इररिस्पेक्टिव आप वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। इट इज सेंट्रलाइजेशन। मैंने 10 क्वेश्चन चूज कर लिए, मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगा क्लास में, बाकी आपको आए चाहे ना भाड़ में जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। इट इज सेंट्रलाइजेशन। ये सही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं है। जहां पे प्रॉब्लम हो, जैसी प्रॉब्लम हो, यू डिस्कस विद मी, आई विल सॉल्व इट आउट, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गई बात? चलो पक्का? चलिए मूविंग अहेड। डिसिप्लिन। ऑफिस बिना डिसिप्लिन के चल सकता है? मार धाड़ लड़ाई झगड़े से चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए ऑफिस में? डिसिप्लिन होना चाहिए। लोगों के आने का टाइम हो, जाने का टाइम हो। अच्छा, आने का हो जाने का चाहे ना हो,
ओवर टाइम कर लो, बट आने का टाइम होना बहुत जरूरी है। डिविजन ऑफ वर्क, जो काम कर लेगा उसके हाथ कटवा देंगे जैसे शाहजहां ने कटवाए? आंसर बिल्कुल नहीं। तो डिविजन ऑफ वर्क का क्या मतलब है? द प्रॉपर पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन शुड बी गिवन अ क्वालिफाइड टाइप ऑफ वर्क। एमएससी फिजिक्स वाले पर्सन को आपने बोला तुम नर्सरी पढ़ाओगे, और जो बीएससी अभी भी करके आया उससे कहोगे क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाओगे। क्या ये सही बात है? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गई ये बात? व्हाट इज डिविजन ऑफ वर्क? तो लोगों की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वी शुड असाइन वर्क टू देम। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इक्विटी का मतलब क्या होता है? सर हम एक मोहल्ला हमारे शहर में शिवकुटी, वहां जाएंगे। इक्विटी का मतलब फेयर रेम्यूनरेशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। अगर मैं मैनेजर की पोस्ट में हूं और आप भी मैनेजर की पोस्ट पे हैं तो दोनों के सैलरी स्केल्स सेम होने चाहिए। बट मैं 10 साल से मैनेजर हूं उस कंपनी में और आज आप आए हैं, तो क्या आपका मेरा सैलरी आज बराबर होगा? नो। मेरी सैलरी में कितने इंक्रीमेंट्स इंसेंटिव्स लग चुके होंगे जो आपको भी कुछ दिन के बाद मिलेंगे। फाइन। एस्पिरिट डी कॉप्स क्या होता है? सर स्पिरिट का मतलब तो होता है डॉक्टर साहब जो लगाते हैं कॉटन में, और दे दीजिए कॉप्स को, ताकि सो कॉल्ड जो चोट वोट लगी है मारने पीटने पे, 3rd डिग्री पे पुलिस वाले ने इस्तेमाल किया, ये होता है एस्पिरिट डी कॉप्स। कोई बता सकता है एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब? एस्पिरिट डी कॉप्स को सर सीधा सीधा क्यों नहीं लिखा गया? फेओल एक फ्रेंच रेजिडेंट था, व्हाट इट क्लियर, तो उन्होंने सोचा कोई एक तो मेरा रहन दो, बाकी तो पूरा अंग्रेजी कर दिए कम से कम। अंडरस्टैंडिंग? तो संस्कृत भाषा में सब कुछ संस्कृत में होगा, बट कहीं कहीं थोड़ा सा सिंपल हिंदी का टच आपको नजर आएगा। चलिए, नेटवर्क इशू चल रहा, तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? ये बात सबको समझ में आ गई? तो एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब क्या है? टीम वर्क। वी शुड वर्क लाइक अ टीम। ये वाला प्रिंसिपल हमारे फ्योल भाई ने चुराया है। किससे चुराया है? टेलर भैया से। आखिरी प्रिंसिपल क्या था उनका? कि हम सबकी चिंता करें, ना कि सिर्फ अपनी डेवलपमेंट ऑफ। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? क्या था पूरा बताइए जरा। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, एफिशिएंसी, नॉट ओनली फोकस टुवर्ड्स इंडिविजुअल बेनिफिट्स। खोपड़े में बात गई, ये वहां चुरा के लाए हैं। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब वो जो फेस क्रीम आती है फेयर एंड लवली, वो दे दीजिए सबको। जितना काम हम आपसे करा रहे हैं उतना हम रेम्यूनरेशन आपको देंगे। अब बच्चे कहेंगे सर इक्विटी में और इनिशिएट ये फेयर रेम्यूनरेशन डिफरेंस क्या है? इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 10 साल पहले जॉब ज्वाइन किया 10,000 रुपए महीने पे, आज क्या जो एम्प्लॉय नया आया, क्या उसकी सैलरी भी 10,000 होगी? मेरी सैलरी 10,000 से 1 लाख हो गई, बट क्या उसकी सैलरी आज 10,000 होनी चाहिए? उसकी भी 40-50,000 कम से कम होगी, इन्फ्लेशन क्योंकि ज्यादा हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एज फेयर रेम्यूनरेशन। जितना काम आप जिससे करवा रहे हैं उसको उतना रेम्यूनरेशन अवश्य दें। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, ज्यादा इनिशिएटिव लेगा, हम उसको प्रमोट जल्दी करेंगे। जिसके पास बेटर आइडिया होगा। वो मूवी आपने देखी होगी गब्बर इज बैक, वो पुलिस वाले नहीं पकड़ पाते अक्षय कुमार को, बट वो जो हवलदार होता है उसने पूरा प्लान सेट किया होता है। उसका पूरा सेट किया हुआ प्लान हमारे सीनियर ऑफिसर जो मूवी में आते हैं वो देखते हैं और उसके हिसाब से मूव करते हैं। तो हु टुक द इनिशिएटिव टू कैच गब्बर? दैट पीपल इन द डिपार्टमेंट, और दैट पुलिस वाला ड्राइवर हवलदार कांस्टेबल जिससे मुटको हमेशा समोसा और चटनी मंगवाता है। ड्राइवर। समझ में आया कि नहीं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जत्सा वाला है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? चीजों का अरेंजमेंट उनके इस्तेमाल के हिसाब से जगह पे होना चाहिए। ऑफिस लेआउट की बात कर रहे हैं। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बोला ना, तो ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में काम करेगा, कैसे चीजों को पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना है। ये बीटेक का बच्चा भी सिविल इंजीनियरिंग वाला अप्लाई करता है। जब घर का कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों, सबसे पहले क्या किचन बनाई जाती है? ओपन एरिया, कार की पार्किंग के लिए गार्डन एरिया होता है। फिर आपका ड्राइंग एरिया होता है जहां पे आपकी गेस्ट वगैरह बैठेंगे। फिर किचन, वेरांडा, वॉशरूम एंड सो कॉल्ड यू कैन से बेडरूम्स बनते हैं। यस और नो? ऐसे होता है ना? पक्का। स्कूल का जब लेआउट तैयार होता है तो स्कूल का लेआउट कैसा होगा? या तो स्कूल की बिल्डिंग यू शेप होगी या तो एल शेप होगी। कभी आपने स्कूल की बिल्डिंग एन शेप देखी है? आंसर?
यहाँ पे जो क्लासरूम होगा यहाँ पे क्या हो रहा है नजर नहीं आएगा। तो मैक्सिमम बिल्डिंग्स स्कूल की यू आर्क या एल आर्क में बनती है कि कहीं पे भी आप खड़े हो जाएं तो पूरा एरिया नजर आए। तो जब स्कूल्स का एफिलिएशन होता है हमारी कंट्री में कहीं पे भी, तो वहां पे बोर्ड्स इस चीज को सजेस्ट करते हैं स्कूल को कि आपका बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होगा इट शुड बी यू और एल। और अगर एन शेप है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां। समझ में आया? स्कूल के जनरली हर बिल्डिंग ब्लॉक में हर एरिया में स्टाफ रूम्स क्यों होते हैं दूर दूर पे, कि भाई हर फ्लोर पे टीचर को जब स्कूल में स्टाफ रूम से क्लासरूम में जाना हो तो उसको टाइम ऑफ ट्रैवल कम लगे। पता लगा एक स्टाफ रूम है 400 मीटर की दूरी पे, समझ में आ गया? तो टीचर को आने में इतना टाइम लगता है, तब तक क्लास में WWE वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप एंटरटेनमेंट चालू हो चुकी होती है। तो इसीलिए स्टाफ रूम से क्लासरूम में जाने का टाइम भी कम रखा गया है। मोशन स्टडी, टाइम स्टडी वहां पे भी की जाती है। समझ गए? समझ गए? और आप लोगों को लगता है कि स्कूल में हर जगह हर नुक्कड़ पे स्टाफ रूम इसलिए बनाया जाता ताकि बच्चों के ऊपर शिकंजा कसा जाए। वो तो जितना कसना है कसा ही जाएगा, टीचर का ट्रैवलिंग टाइम कम होना चाहिए। अंडरस्टूड? नहीं समझे? होटल में गए होंगे आप, हर फ्लोर पे एक स्टोर होता है जहां पे बेडशीट टॉवल ये सब चीजें मिलती हैं ताकि उस फ्लोर की सर्विस उसी स्टोर रूम से की जा सके। टाइम स्टडी, ऑर्डर। स्केलर चेन क्या होती है? गोल्ड चेन की तरह मत समझिएगा। नजर आ रहा है बच्चों आपको कुछ मैंने ड्रॉ किया है? मिस्टर ए यहां पे हैं, बी यहां पे हैं, सी यहां पे हैं, डी यहां पे हैं, ई यहां पे हैं, एफ यहां पे हैं और जी यहां पे है। ए के पास कोई आइडिया है और उसको ई तक पहुंचाना है, तो ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा और डी ई को। ए है सेल्समैन, ई है मुकेश अंबानी के पर्सनल सेक्रेटरी। पर टाइम लगेगा ना यहां से यहां तक जाने के लिए। तो अब क्या किया जा सकता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दिया जाए। इसको सर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। ये प्लैंक शब्द पता है कहां से आया? आपके घर के बाहर जब रोड बनती है, नाली डिस्टर्ब हो जाती है, तो एक पटरा लगा दिया जाता है ताकि आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। दैट्स अ प्लैंक। जब बहुत बड़ी बिल्डिंग में व्हाइट वॉश का काम चलता है तो बांस बांध के लकड़ी का बीच में पटरे लगाए जाते हैं। समझ में गया? वो कोई क्रिश मूवी तो देख के आया नहीं है कि वो उछल उछल के पेंटिंग कर लेगा, तो वहां खड़े होकर पेंट करते हैं वो लोग। दैट्स अ प्लैंक, पटरा बेसिकली। तो ये भी पटरा है, प्लैंक है, जिससे ए अपनी बातें किसको कम्युनिकेट करेगा? डायरेक्टली ई को। आर्मी में आपने देखा होगा वायरलेस में बात करते हैं लोग, वायरलेस बात करते हैं ना, तो सीनियर कैप्टन से बात करनी है, अब मैसेज पहुंचाने में टाइम लगेगा, सीधे वायरलेस कम्युनिकेशन से बात हो जाए। दैट्स अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? उसको भी प्लैंक बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन को शॉर्ट करने के लिए प्लैंक यूज किया जाता है। एल्स लॉजिक चलता है, हम अपने ऑर्डर में ही बात करेंगे। तो आपका कोई ग्रीवियंस है किसी बच्चे को लेकर स्कूल में, आप टीचर से बोलिए, टीचर क्लास टीचर से बोलेगा, क्लास टीचर कोऑर्डिनेटर से, कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल से। बट इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आपने सोचा सीधे उसी के हाथ साथ दो दो हाथ करते हैं और हिसाब किताब सुलझा लेते हैं ये गलत बात है। आप सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंच गए तो प्लैंक लग गया बीच में। क्या लग गया? प्लैंक लग गया। समझ गए बच्चों? समझ गए? रिमेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड ऑल, ये हम अगली क्लास में पूरा पूरा जब साथ में पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। समझ में आ गया? पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज स्केलर चेन? यस सर। चलिए चलो।